कहानी सरबजीत सिंह की है, उसी सरबजीत की जिसकी मौत पाकिस्तान के लाहौर के कोट लखपत जेल में हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर सरबजीत की डेड बॉडी भारत भेजी और पंजाब लाया गया। 3 दिन का पंजाब में बाकायदा राजकीय शोक था। इस कहानी की शुरुआत और सरबजीत की बदनसीबी, इन दोनों की चीज़ों में 2 चीज़ें हैं। एक अनजाने में किस तरीके से कोई शख्स बॉर्डर पार कर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। दूसरा ये कि एक नाम जिसकी साजिश की नाम कुछ और था, थोड़ा सा बस नाम मिलता जुलता था, और उस मिलते जुलते नाम की साजिश की वजह से एक बेकसूर और बेगुनाह शख्स उस सज़ा के लिए 23 साल जेल में रहता है जो उसने कभी किया नहीं। उस जुर्म के लिए उसको फांसी की सज़ा मिलती है। 5-5 बार मर्सी पिटिशन यानी दया याचिका दाखिल की जाती है। 2 राष्ट्रपति के पास ये पहुंचता है, परवेज़ मुशर्रफ के पास, उसके बाद आसिफ अली जरदारी के पास। कई बार भारत सरकार ने भी सिफारिश की, कहा कि छोड़ दो, पर पाकिस्तान माना नहीं। पूरी कहानी कुछ यूँ है कि सरबजीत सिंह पंजाब का रहने वाला, पंजाब के तरन तारन इलाके में एक जगह है भिकीविंड। तो भिकीविंड में रहने वाला सरबजीत, उसके फादर जो हैं वो यूपी रोडवेज़ में काम किया करते थे। मैट्रिक तक पढ़ाई की, कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी, और पंजाब में कबड्डी बड़ा मशहूर खेल है, तो अपने दोस्तों साथियों के साथ टीम बनाकर खेला करता था। बड़ा हुआ, जवान हुआ तो घर वालों ने शादी कर दी, 2 बेटियां हुई, और अपना खेती बाड़ी करके वो घर का गुजारा, अपना गुजर बसर सब कुछ कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ थीं। माँ, बहन, बीवी, बेटियों से बड़ा प्यार भी करता था। ये सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन तभी फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक अनजानेपन की वजह से, कि सब कुछ बदल कर रह जाता है। तारीख थी 28 अगस्त साल था 1990। इसी भिकीविंड से अलग कई बार सरबजीत अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करता था पंजाब में। जश्न आमतौर पे लोग शराब पी के खूब मनाते हैं। तो एक शाम ये भी शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद थोड़ी ज़्यादा उसने शायद पी ली, और ये 28 अगस्त 1990 की बात थी। घर लौटने की बजाय वो दूसरी तरफ चल पड़ा, और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सीमा थी, और जो बॉर्डर लगता था उसका नाम था कौसर बॉर्डर। तो ये कौसर बॉर्डर के करीब पहुंच गया सरबजीत सिंह, और अनजाने में भारत की सीमा को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया। और ये सब कुछ हुआ नशे की वजह से। वो रास्ता भटक गया था, उसे पता नहीं चला कि एक दूसरे मुल्क में वो पहुंच गया, जहां जाने के लिए बाकायदा दस्तावेज़, कागजात, इजाज़त चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, और वो भी उस देश में जहाँ पे जिसके साथ हमारे रिश्ते हमेशा वक्त वक्त पे ख़राब ही रहे। तो अनजाने में, शराब के नशे में, झोंके में सरबजीत बॉर्डर पार कर जाता है और कौसर बॉर्डर से पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो जाता है। लेकिन वो बहुत दूर नहीं जा पाता, बस सिर्फ सीमा लांघ चुका था। पाकिस्तानी सैनिकों की नज़र पड़ जाती है जो बॉर्डर के ऊपर निगरानी कर रहे थे। सरबजीत से पूछताछ करते हैं, और उसके बाद वो उसे हिरासत में ले लेते हैं। 7 दिन तक कौसर बॉर्डर के पास सरबजीत को रखा जाता है। पाकिस्तानी मिलिट्री उससे पूछताछ करती है। बॉर्डर के करीब पकड़े जाने वाले हर एक शख्स से आमतौर पे इसी शक के ऊपर सवाल किए जाते हैं कि कहीं वो जासूस तो नहीं, रॉ का एजेंट तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई, उससे पूछताछ हुई। 7 दिन के बाद आर्मी ने उसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया, और इसी दौरान में उस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद और मुल्तान और लाहौर, यहाँ पे धमाके हुए थे, और इन धमाकों में करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। और उस धमाके में एक नाम आ रहा था मनजीत सिंह का। मनजीत सिंह की तलाश जारी थी, और ये धमाका पाकिस्तान की मीडिया में भी सुर्खियों में था। और इसी बीच में जब ये सरबजीत सिंह पकड़ा, इसके बाद इसको पाकिस्तानी सेना ने पुलिस के हवाले कर दिया। जो उस वक्त मनजीत सिंह का नाम काफ़ी सुर्खियों में था उस 3 जगह पे धमाके के बाद, जो मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद में हुआ था। तो जो FIR दर्ज किया गया, अब यहाँ से सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। सरबजीत का नाम मनजीत लिखा गया, जबकि वो कहता रह गया कि मेरा नाम सरबजीत है, मैं अभी बॉर्डर पार कर गया। और पाकिस्तानी जो सेना थी कौसर बॉर्डर के पास, वो गवाह थे इस बात के कि अभी इसी वक्त बॉर्डर पार करके इधर दाखिल हुआ है, और उसकी हालत भी ऐसी थी कि वो सही से कुछ तो बता भी नहीं पाया। कई घंटे बाद जब उसे होश आया, ठीक से नशा उतरा, तब उसने सारी चीज़ें बताई। तो वो जिस हालत में में पहुंचा था,
वहाँ वो किसी मिशन पे इस तरह से नशे में कोई जा भी नहीं सकता था। तो ये भी था कि ये रॉ का एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, कब किस हालात में कहाँ जाना है, कब शराब पीनी है, नहीं पीनी है, कितनी पीनी है, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। तो ये एक आम शख्स, एक आम पंजाब का नौजवान गलतफहमी और भटक कर रास्ता पहुँच गया था, और ये पाकिस्तानी सेना को इस असलियत की जानकारी थी। लेकिन तारीफ़ के लिए, नाम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हमेशा कई बार ऐसे लोग गलत काम करते हैं। तो 3 धमाके जो हुए थे जिसमें 10 लोग मरे थे, उसके गुनहगारों को पकड़ने का दबाव भी था। पाकिस्तानी सेना को लगा ये अच्छा मौका है, नाम सुना सरबजीत, सरबजीत से नाम मिलता जुलता मंजीत, तो उन्होंने FIR में सरबजीत की जगह मंजीत नाम डाल दिया। इसके बाद मंजीत को हवाले कर दिया गया, और अब वहाँ से शुरू होती है मंजीत की बदकिस्मती की कहानी। उसके ऊपर मुकदमा चलता है और उसे गुनहगार बनाया जाता है, हमें इन धमाकों का जिम्मेदार और रॉ का जासूस कि आया था और मिशन पे और इसी ने ये किया। साल भर के अंदर अंदर अक्टूबर 1991 में सरबजीत सिंह का निपटारा भी कर दिया जाता है कोर्ट में, और कहा जाता है कि इन धमाकों का मास्टरमाइंड था, इसी ने धमाके किए और रॉ का एजेंट है। तो वहाँ की अदालत, जो निचली अदालत है, वो सरबजीत सिंह को सजाए मौत दे देती है, फांसी की सज़ा। पाकिस्तान में भी फांसी की सज़ा है। अब फांसी की जब सज़ा आई तो कई सारे पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन वहाँ पे भी काम करते हैं, जैसे अंसार बरनी एक बहुत बड़ा नाम है, और बाकी लोग, वो धीरे धीरे सरबजीत की मदद के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी सेना और बाकी लोग उस रास्ते में रुकावट बने हुए थे। इस दौरान में सबूत के तौर पर पाकिस्तान ने एक और दिखाया कि रॉ का एजेंट था, और ये इसके पास पासपोर्ट भी था, जबकि सरबजीत चूँकि गलती से सरहद पार किया था, उसके पास उसमें पर्स और थोड़े से पैसे के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई कागजात था ही नहीं, क्योंकि वो एक पार्टी मना रहा था खेत में और वहाँ से वो निकल गया था। लेकिन फिर फर्जी पासपोर्ट बनाए गए पाकिस्तान में सरबजीत के नाम पे, ताकि केस को मजबूत किया जा सके। और कमाल ये देखे कि उस पासपोर्ट पे नाम लिखा गया खुशी मोहम्मद, और तस्वीर सरबजीत की लगा दी गई। तो अब 3 चीज़ें यहीं से क्लियर होती हैं। एक, सरबजीत अपना नाम सरबजीत बता रहा है, जो उसकी आइडेंटिटी के लिए सारी चीज़ें हैं वो भारत से भी या उसके फैमिली वालों को जब पता चला उनसे भी वो तस्दीक कर सकता था। नंबर 2, पासपोर्ट पे खुशी मोहम्मद लिखा और तस्वीर दिखाया सरबजीत का। नंबर 3, FIR में नाम लिखते हैं मंजीत का। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस, अदालत, ये बड़ी छोटी सी एक चीज़ है लीगल, अगर आप कोई समझने की कोशिश करें कि एक तरफ आप उसको मंजीत के नाम से FIR लिख रहे हो, वो अपना नाम सरबजीत बता रहा है, पासपोर्ट में आप उसका नाम खुशी मोहम्मद लिख रहे हो और तस्वीर उसकी लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी पाकिस्तान के कुछ जो पैरोकार थे, जो सरबजीत की मदद करना चाहते थे, वो आगे आए, उन्होंने इसके लिए केस लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मामला हाईकोर्ट में गया, ऊपरी अदालत में, हाईकोर्ट ने भी सजाए मौत बरकरार रखी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत बरकरार रखी, और उसकी वजह यही थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल है और रॉ का एजेंट है। इस दौरान में 2005 तारीख आ जाती है, और 2005 में पाकिस्तानी सरकार एक वीडियो जारी करती है सरबजीत सिंह का, और सरबजीत सिंह को उसमें कन्फेस करते हुए दिखाया गया कि हाँ, मैं रॉ के लिए काम करता हूँ, इन धमाकों में मेरा हाथ है, सारी चीज़ें। लेकिन ये उसको प्रेशराइज करके, उसके ऊपर ज़बरदस्ती, मतलब धमका डरा कर उससे एक वीडियो किया, क्योंकि वो पाकिस्तान की कैद में था और वहाँ वो वही कहता जो सामने कहा जाता। तो उसने ये सब कुछ यही कहा और कबूल किया। लेकिन वहाँ पे सरबजीत सिंह के कबूलनामे में सरबजीत सिंह बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान शुरू से लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के धमाके के लिए मंजीत सिंह की तलाश कर रहा है, और असली मंजीत सिंह का कुछ पता नहीं है। लेकिन ये वीडियो जारी करने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो सरबजीत पर आ जाता है। मीडिया में इस वीडियो को जारी किया गया, सब कुछ बताया गया, और फिर आखिरकार इन चीज़ों को देखते हुए 1 अप्रैल 2008 को, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला हुआ फांसी की, उसके बाद सरबजीत ने फिर मर्सी पिटिशन यानी दया याचिका दाखिल की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। परवेज़ मुशर्रफ ने उसे खारिज कर दिया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 की तारीख फिक्स कर दी गई सरबजीत सिंह को फांसी देने के लिए लाहौर के कोट लखपत जेल में। अब जब ये तारीख फिक्स हुई तो इसके बाद भारत सरकार भी थोड़ी जागी। इससे पहले जिस तरीके से मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए थी सरबजीत के मामले में, उसके पूरे केस को देखते हुए, उसका बैकग्राउंड देखते हुए, और ये भी फैक्ट था कि वो रॉ के लिए काम नहीं करता था। कई ऐसे केस हैं जिसमें ये सच है कि हमारे रॉ के जासूस पकड़े जाते हैं, लेकिन हम उसको ओन नहीं करते हैं क्योंकि कुछ वजह होती है। लेकिन यहाँ तो सिंपल क्लियर कट केस था कि सरबजीत का कोई लेना देना नहीं था जासूसी की दुनिया से। उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी मैट्रिक तक की पढ़ाई, उसके बाद उसकी शादी, और उसका 365 दिन उसी पंजाब के तरनतारन इलाके में रहना, ये साबित करता था कि उसकी ज़िंदगी कुछ और थी, वो एक किसान था। तो जिस तरीके से भारत सरकार को उस वक्त केस उठाना चाहिए, मुझे लगता है कि वहाँ कहीं कोताही बरती गई।
और भारत सरकार पहली बार तब जागी जब 1 अप्रैल 2008 की तारीख फिक्स कर दी गई सरबजीत की फांसी के लिए। अब यहाँ से कूटनीतिक और पॉलिटिकल सारी चीज़ें हुई, पाकिस्तान से गुजारिश की गई कि भैया आप इस फांसी को टाल दीजिए। तो थोड़ा सा असर ये हुआ कि इस फांसी को फिर आगे की तारीख तक के लिए टाल दिया गया और तारीख बढ़ा दी गई 30 अप्रैल 1 की जगह पर। इसी दौरान में 2 चीज़ें और होती हैं। तारीख इधर बढ़ी, 30 दिन की मोहलत मिली सरबजीत को। तभी जिस मंजीत के नाम पे सरबजीत को गिरफ्तार किया गया था वो एक्चुअली इंग्लैंड और कनाडा में घूम रहा था और आखिर में वो पकड़ा जाता है, उसे पाकिस्तान लाया जाता है। पाकिस्तान लाया जाता तो पता चलता कि ये मंजीत है, लेकिन अब पाकिस्तान की पूरी जो अदालत से लेके पुलिस से लेके सेना तक वो सरबजीत को ही मेन मंजीत बना चुकी है, मास्टरमाइंड सब कुछ। तो अब दूसरे जो ओरिजिनल है उसको लाने का मतलब था कि आप अपने लूपहोल्स, आप अपनी कमज़ोर कड़ियों को आप आम कर रहे हैं, तो मीडिया और बाकी जगहों पे भी फिर क्लास लगती। तो उन्होंने फिर उस चीज़ को छुपा लिया। जो असली गुनहगार था सचमुच, उसको फिर सज़ा नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब जो हो गया, मंजीत को छोड़ो, सरबजीत को ही सज़ा मिलेगी। इस दौरान में 2005 में एक और चीज़ हुई जिसको नज़रअंदाज किया गया। जिस शख्स ने सरबजीत सिंह की शिनाख्त की थी कि इन धमाकों में सरबजीत का हाथ है और यही वो शख्स है, वो पाकिस्तानी था और उसने बाकायदा कोर्ट में बयान भी दिया था कि हाँ ये सरबजीत है। बाद में उसका बयान आया और मीडिया में आया और पाकिस्तानी मीडिया तक नहीं चलाया। कुछ मामलों में पाकिस्तानी मीडिया कई बार अच्छा काम कर जाती है। तो उसमें बाकायदा उस गवाह का बयान था और उसने कहा कि सरबजीत को मैं नहीं जानता, इस बम धमाके में इसका क्या मतलब था मुझे भी नहीं मालूम, मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे कहा गया था, मुझे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया गया कि तुम सरबजीत को पहचानो कि यही है बम धमाके का मास्टरमाइंड। तो जैसा मुझे कहा गया मैंने वैसा बयान दे दिया। अब उस गवाह का भी ये बयान सामने आया। इसके बाद फिर जो सरबजीत के वकील थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये लोग सरबजीत के बचाव में आगे आए। उन्होंने फिर फरियाद की, फिर प्रेसिडेंट के पास गए, मर्सी पिटीशन दाखिल की, 5 बार दया याचिका दाखिल की गई। अब ये 2-3 जो नए फैक्ट्स आ गए कि एक मंजीत जो असली था वो गिरफ्तार हो गया, एक जो असली गवाह, इकलौता गवाह जिसने सरबजीत को एक एक्यूज़ के तौर पर पहचाना था कि यही बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, वो अपने बयान से मुकर गया। उसने कहा मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर पाकिस्तान ने सरबजीत की फांसी की सज़ा को रद्द कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया और उसे लाहौर के कोट लखपत जेल में ही भेज दिया। इस दौरान तमाम कोशिश हुई कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ा नहीं गया। वक्त बीतता गया। जून 2012 में अचानक पाकिस्तान से खबर आई कि कुछ कैदियों की अदला बदली में सरबजीत सिंह को भी छोड़ा जा रहा है। तो एक खुशी की लहर दौड़ गई। सरबजीत की जो बहन यहाँ से लगातार एक मुहिम चला रही थी, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सारा अपना मुहिम चला रहे थे, इन लोगों में भी खुशी हुई और ये हुआ कि अब जून 2012 में सरबजीत रिहा होकर वापस आएगा करीब 22 साल बाद अपने वतन। लेकिन यह खुशी थोड़ी देर की ही थी, क्योंकि पता चला कि यहाँ पे फिर एक पाकिस्तान ने गलती की। पहले ऐलान कर दिया, मीडिया में नाम दे दिया, जिस तरीके से जैसे पकड़ा था सरबजीत को और उसको मंजीत बनाया, सेम 2012 में पाकिस्तान ने दूसरी बार यही गलती की। छोड़ना सरबजीत को था, फिर पाकिस्तान ने एंड टाइम पे अपना पैतरा बदला और उसने कहा कि वो सरबजीत नहीं बल्कि सुरजीत सिंह है। अब यहाँ पे भी नाम देखिए कि कितना मिलता जुलता है। सरबजीत और मंजीत पहली गलती, 22 साल बाद दूसरी गलती की, छोड़ना सरबजीत को है। फिर उन्होंने एंड टाइम पे बदल के कहा कि नहीं हम सर, और ये सुरजीत भी करीब 80-85 से जासूसी के इल्ज़ाम में पाकिस्तान में बंद था। तो उन्होंने एंड टाइम पे कहा, जब सब हम इंतज़ार कर रहे थे पूरा देश कि सरबजीत वापस लौटेगा, तब सरबजीत की जगह सुरजीत लौटता है। हालांकि सुरजीत के लौटने की भी उतनी ही खुशी थी, लेकिन सरबजीत की ज़िंदगी से फिर मतलब वो अंधेरा गया नहीं और 2012 में जो एक उम्मीद की रोशनी जागी थी वो फिर ख़त्म हो गई। सरबजीत की जगह सुरजीत आ गया और सरबजीत जो है वो लाहौर के लखपत जेल में ही, कोट लखपत जेल में ही बंद रहा। इस दौरान में उसने कई ख़त लिखे पाकिस्तानी अथॉरिटी को, यहाँ भी मिले, उसके रिश्तेदारों तक पहुँचे, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बाकी लोगों के ज़रिए। और उसमें उसने कहा था कि कैसे वहाँ पे उसका उवैस शेख थे एक वकील, जिन्होंने सरबजीत की बड़ी मदद की पाकिस्तान में पूरा केस लड़ने में, मंजीत की असलियत सामने लाने में। तो उवैस शेख को ख़त लिखा था बहुत मार्मिक कि कोट लखपत जेल में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होता है और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं, मैंने एक बार पहले भी आपको कहानी में सुनाई थी, तो लोगों के साथ भी बड़ा टॉर्चर करते हैं, अलग रखते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, जब तब मारते हैं। तो मेरी जान को ख़तरा है, हमें थोड़ा सा सुरक्षा दी जाए। लेकिन पाकिस्तानी जेल, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी हुकूमत, किसी ने सरबजीत के इस ख़त की तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसके वकील उवैस शेख ने ये मामला ऊपर तक उठाया, ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पे
बर्नी साहब थे, अंसार बर्नी, उन्होंने भी इस इशू को उठाया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और ना ध्यान देने का नतीजा ये हुआ कि एक दिन इसी कोट लखपत जेल में सरबजीत के साथ वो होता है जिसको लेके बहुत सारे सवाल आज भी उठे हैं, पहले भी था, कि सरबजीत के जेल के अंदर जिसके बारे में उसने कहा था कि कभी भी कुछ हो सकता है, उसे मारा जा सकता है, तो क्या उसे बचाया नहीं जा सकता था? बचाया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तानी जेल, पाकिस्तानी सेना, और इस दौरान में सरबजीत की रिहाई की मांग भी ज़ोरों शोर से उठने लगी थी। तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में सेना और आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार ये हमेशा अलग अलग काम करती है, तो उन्हें लगा कि कहीं सरकार झुक ना जाए, वापस ना कर दे सरबजीत को, तो उससे अच्छा है कि कुछ इंतज़ाम कर दिया जाए। 26 अप्रैल 2013 यही वो तारीख थी जब शाम 4:30 बजे कोट लखपत जेल में सरबजीत पे करीब 10 कैदी ईंट और पत्थर से हमला कर देते हैं। उसके सर पे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, पूरे जिस्म पे उसके बहुत जख्म थे। ये 10 लोग कहते हैं आधा 1 घंटे तक सरबजीत को मारते रहते हैं और कोई बचाने नहीं आता। ना पाकिस्तान के जेल के स्टाफ आते हैं, ना बाकी कैदी मदद करते हैं। और जब सरबजीत लगभग बेहोश होकर गिर चुका था तो कैदियों को यही लगा कि वो मर गया है, तब बाकी सब लोग आते हैं। उसके बाद उसे उठाया जाता है, हालत बहुत सीरियस थी, फिर उसे जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 3 दिन के बाद जिन्ना हॉस्पिटल में यह था कि सरबजीत की हालत बहुत ख़राब है, बचने या न बचने की उम्मीद पता नहीं है। 29 अप्रैल 2013 को भारत सरकार फिर अपील करती है पाकिस्तान से कि सरबजीत को रिहा कर दो, अब तो उसकी हालत भी ठीक नहीं और हालत बहुत ज़्यादा थी और भारत भेज दो, क्योंकि पाकिस्तान से अच्छा इलाज मेडिकल हमारे यहाँ फैसिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम लंदन भेजेंगे, इंडिया नहीं भेजेंगे। 1 मई को, यानी कि करीब हमले के 5 दिन बाद 2013 को, जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सरबजीत को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया और कहा कि मतलब चांसेस, गुंजाइश कम है। उसके बावजूद पाकिस्तानी अथॉरिटी ने सरबजीत को बेहतर इलाज के लिए ना हिंदुस्तान भेजा ना लंदन भेजा। 1 मई को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया। इस दौरान में इनकी फैमिली को खैर बुलाया, आने दिया। 2 मई 2013 को रात करीब 1:45 बजे इसी जिन्ना हॉस्पिटल में सरबजीत की मौत हो जाती है। खबर हिंदुस्तान पहुंचती है, भारत फिर अपील करता है, पाकिस्तान सरबजीत की लाश सौंपने के लिए तैयार हो जाती है और सरबजीत की फिर लाश को हिंदुस्तान लाया जाता है। पोस्टमार्टम वहाँ हो चुका था, बट यहाँ घर वाले और बाकी लोग चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो ताकि मौत की वजह पता चले। उस पोस्टमार्टम में एक और अजीब चीज़ सामने आती है और वो ये कि सरबजीत के बॉडी के कई पार्ट्स को निकाल लिए गए थे। अब ये अपने आप में ही एक मतलब गैर इंसानी हरकत है। एक शख्स जिसकी मौत हो गई, एक शख्स जिसको 23 साल तक आप बिना किसी जुर्म के जेल में रखते हैं, एक शख्स जो नाम की गलतफहमी की वजह से किसी और के हिस्से की सज़ा खुद काट रहा हो, जीते जी परेशान रहा, उसके ऊपर तमाम जुल्म ढाए, जब मर गया तब भी उसको नहीं बख्शा और उसके कई अंगों को पोस्टमार्टम के नाम पे पाकिस्तान में निकाल लिया गया। जब वो यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तब ये सच्चाई सामने आई। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंजाब में 3 दिन का शोक रहा और सरबजीत की अंतिम विदाई दी गई। पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपये फैमिली वालों को दिया और उस वक्त मीका सिंह जो सिंगर हैं, उन्होंने ये कहा था कि सरबजीत की जो बेटियां हैं दोनों, उनकी शादी वो कराएंगे, उसका खर्चा वो उठाएंगे। उनकी बहन सरबजीत की पूरी ज़िंदगी जो सबसे ज़्यादा सरबजीत के लिए लड़ी, वो बहन थी, उनकी भी उम्मीदें टूट गई। और बहुत मुमकिन था कि अगर ये 26 अप्रैल 2013 को कोट लखपत जेल में ये हादसा ना हुआ होता तो शायद क्या पता भारत सरकार की कोशिशों से सरबजीत हिंदुस्तान वापस भी आ सकता था। ऐसे बहुत सारे कैदी, ऐसे बहुत सारे जासूस लौटाए गए हैं दोनों तरफ से, तो सरबजीत भी लौट सकता था। लेकिन इस हमले को सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। यह हमला एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ था जो नहीं चाहते थे कि सरबजीत कभी लौटाया जाए हिंदुस्तान। तो एक बेगुनाह शख्स, एक किसान, एक भोला भाला इंसान, एक कबड्डी का खिलाड़ी जिसकी 2 बेटियां, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से जो खुश, पंजाब में खुशहाली से अपना काम कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, सिर्फ नशे में गलती से सरहद पार कर जाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अफसर की है जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जब LTTE अपने एकदम मतलब हर तरफ जुर्म ढा रहा था, वीरप्पन, आपको याद होगा श्रीलंका का, जगह जगह धमाके, सैकड़ों लोग मारे गए, तो ये श्रीलंका का इंटरनल मैटर था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था। उसकी वजह ये थी कि तमिल और बाकी लोगों के बीच में सारी जंग चल रही थी और हमारे तमिलनाडु के जो तमिल के लोग हैं तो उनकी बड़ी सिंपैथी थी
क्योंकि आधा रिश्तेदार जैसे कहते हैं कि बहुत सारे इंडिया में हैं कि जब बंटवारा तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ हैं, कई जिनके यहाँ हैं उनके वहाँ भी हैं। तो वही जो तमिल वाला मामला था, तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसी फैमिली थी जो श्रीलंका में बसी हुई थी और श्रीलंका की तमिल, तो एक बड़ा क्लोज और इमोशनल रिश्ता था। तो अब इस एलटीटी और वीरप्पन के इस जुल्म और सितम को भारत अनदेखा नहीं कर सकता था और इसीलिए भारत ने बाकायदा इस पूरे मामले पर नज़र रखी। 1981 की बात है। 1981 में एक आईपीएस अफसर थे इंडियन पुलिस सर्विस से और उनका नाम था केवी उन्नीकृष्णन। केवी उन्नीकृष्णन केरल के रहने वाले तेज तर्रार अफसर, बाद में उनको डिपुटेशन पर रॉ में भर्ती किया गया और वो एक रॉ के एजेंट बने। रॉ के एजेंट बनाने के बाद उनको श्रीलंका में कोलंबो में भारतीय दूतावास में पोस्टिंग दे दी गई। अब उनकी जिम्मेदारी ये थी कि श्रीलंका में रहकर वो एलटीटीई की तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करें, वहाँ जो तमिलों पर जुल्म हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कौन कौन लोग शामिल हैं उसकी जानकारी दें। और इसी दौरान में एक ये भी था कि भारत सरकार श्रीलंका में एक शांति सेना भेजना चाहती थी। आपको याद होगा वो एक तस्वीर, बड़ी मशहूर तस्वीर है, जब राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और श्रीलंका गए थे और जब गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा था तो एक श्रीलंकाई सैनिक ने बंदूक का बट उनके ऊपर मारने की कोशिश की थी। ये तस्वीर आज भी है, अगर होगी तो मैं आपको बोलूँगा भी दीपक आसिम को इसको दिखाएं। तो ये वही श्रीलंका में शांति सेना भेजने की बात थी। तो केवी उन्नीकृष्णन का काम था कि वहाँ रहकर प्रभाकरन, एलटीटी और तमिल के जो लोग हैं उन सब के बारे में खुफिया इनपुट और श्रीलंकाई शांति सेना जो भेजना है उसके बारे में ग्राउंड और सारी चीज़ें, मतलब जासूसी करनी है उनको। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे काम शुरू किया। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एजेंसी के लोग दूसरे एजेंसी के लिए काम किया करते हैं। तो इत्तेफाक से कोलंबो में रहने के दौरान उन्नीकृष्णन की मुलाकात CIA के एक एजेंट से हुई जो वहाँ अमेरिकी एम्बेसी में रहा करता था। अब CIA से भी हमारी दोस्ती है, बहुत सारी चीज़ों में जानकारी लेते हैं और यहाँ श्रीलंका था जिससे अमेरिका का कोई ऐसा नहीं जो हमारे इंटरेस्ट में बीच में आड़े आए। तो CIA की मदद तो हम लोग लेते रहते हैं और अमेरिका से रिश्ता भी अच्छा। तो CIA की उस एजेंट के साथ केवी उन्नीकृष्णन की दोस्ती हुई। अब दोनों कोलंबो में मिलते, बाहर जाते, पार्टी भी करते और इसी दौरान में वहाँ दोनों कई लड़कियों के संपर्क में आए। धीरे धीरे दोस्ती बड़ी गहरी हो गई और उनके दिन अच्छे कटने लगे। लेकिन करीब 4 साल तक श्रीलंका में रहने के बाद, अब चूँकि श्रीलंका और श्रीलंका की एलटीटी, प्रभाकरन, तमिल, पीस फोर्स जो भेजना है उसके बारे में काफ़ी इनपुट, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्नीकृष्णन ने ईमानदारी से हासिल की और उससे भारत सरकार को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो जब वो एक्सपर्ट हो गए इसके 1985 में, इसके बाद एक बार दिल्ली आते हैं उन्नीकृष्णन, बल्कि उनको दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली बुलाने के बाद अब उनके इस काम को देखते हुए रॉ उन्हें एक और जिम्मेदारी सौंपती है। रॉ उन्हें कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला कर लिया। अब आप चूँकि कोलंबो में 4 साल तक हो, वहाँ की सारी चीज़ें जानते हो, तो इसको लेकर आप अब चेन्नई, उस वक्त मद्रास हुआ करता था, तो आप मद्रास जाओ और इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करो कि शांति सेना कैसे भेजनी है, क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, कहाँ कहाँ है, कोई हमला ना हो जाए शांति सेना पर, क्योंकि एलटीटी इसके खिलाफ थी कि कोई भी बाहरी देश अपनी सेना ना भेजे। तो हम तो श्रीलंका के लिए बाहरी देश थे। तो उन्नीकृष्णन को बुलाया गया दिल्ली और दिल्ली में कहा गया कि अब आप कुछ दिन कोलंबो छोड़ो और आप मद्रास जाओ और मद्रास में रहकर आप इस श्रीलंका में जो पीस फोर्स जारी है आप इस पूरे ऑपरेशन को संभालो। अब वो पहुँच गए मद्रास, श्रीलंका के सारे इनपुट वहाँ के जो उनके अपने बाकी जासूस थे उससे सारी मदद ले रहे थे। इसी दौरान में एक रोज़ मद्रास में उन्नीकृष्णन के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली सामने से एक लड़की थी। लड़की कहती है कि मैं पैन अमेरिकन एयरवेज में एयर होस्टेस हूँ और मतलब जब पूछा गया तो उन्नीकृष्णन पहले तो चौंकते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा नंबर आपके पास कैसे, और इन लोगों का नंबर सार्वजनिक तो होता नहीं था क्योंकि एजेंट है। तो इस नंबर पे जब उस लड़की की आवाज़ आई तो उन्नीकृष्णन चौंके और उन्होंने कहा ये नंबर आपको किसने दिया और कहाँ से मिला। तब वो बताती है एयर होस्टेस कि नंबर मुझे आपके अमेरिकी एम्बेसी वाले दोस्त ने दिया। अब वही दोस्त जिसके साथ कोलंबो में CIA के एजेंट के साथ इन्होंने खूब मस्ती की थी। तो जब ये पता चला कि उस दोस्त ने दिया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए उस दोस्त को फ़ोन किया, CIA एजेंट को। तो उसने बोला हाँ बहुत अच्छी लड़की, एक बार मिल। तो फिर बोलता है ठीक है। अब कंफर्म हो गया, उन्नीकृष्णन साहब खुश।
इसके बाद फिर वो उस लड़की से बातचीत होती है, वो कहती है मुंबई में हूँ, अगर आप उस वक्त बॉम्बे था तो आएंगे, तो अभी मेरी यहाँ पे फ्लाइट 2-3 दिन बाद की है, तो हम मुलाकात कर सकते हैं। उन्नी कृष्णन ने फ़ौरन मद्रास से फ़्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुँच गए। मुंबई में दोनों एक होटल में रुकते हैं 2 दिन, और फिर वो वहाँ से वापस मद्रास लौट आते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। कुछ महीना बीतता है। कुछ महीने के बाद अचानक एक रोज़ फिर उसी एयर होस्टेस का फ़ोन आता है, और इस बार वो कहती है कि आपके लिए एक ऑफ़र है, मैं जा रही हूँ सिंगापुर फ़्लाइट लेकर, तो अगर आप चलें तो हॉलीडे भी हो जाएगा, फ़्लाइट की टिकट भी फ्री, होटल भी फ्री, खाना पीना सब फ्री। ऑफ़र है क्योंकि मैं एयर होस्टेस हूँ तो मुझे मेरी एयरलाइंस की तरफ से ऑफ़र दिया गया। तो अब और तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है नहीं, आप ही का याद आई। उन्नी कृष्णन खुश, उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या होगा। अब दोनों सिंगापुर पहुँच गए। सिंगापुर में दोनों ने छुट्टी मनाई 6 दिन तक। सिंगापुर से छुट्टी मनाने के बाद वापस उन्नी कृष्णन मद्रास लौट आते हैं, फिर अपने काम पर लग गए। काम पर लग गए, इसके बाद किसी काम के सिलसिले में एक रोज़ वो दिल्ली पहुँचे। जब दिल्ली पहुँचे तो उनके पास एक फ़ोन आया। इस बार फ़ोन यूएस एम्बेसी से था, नई दिल्ली में। फ़ोन पे वही उनका कोलंबो वाला CIA का एजेंट दोस्त। वो कहता है यार तुम दिल्ली में हो तो आ जाओ एम्बेसी, आज मुलाकात करते हैं और तुम्हें कुछ इनपुट, कुछ खुफिया जानकारी भी देंगे। उन्नी कृष्णन खुशी खुशी एम्बेसी पहुँच जाते हैं। जब वो एम्बेसी पहुँचते हैं तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद उनके टेबल पर उन्हीं का वो CIA का दोस्त एक लिफाफा रखता है। वो लिफाफा खोलते हैं कि शायद इसमें मेरे लिए कुछ जानकारी, लेकिन लिफाफा खोलते ही जो चीज़ें दिखती हैं और जब वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस लिफाफे में वो सारी तस्वीरें थी जो उस हेयर होस्टेस के साथ उन्होंने मुंबई में और फिर उसके बाद सिंगापुर में और उससे पहले कोलंबो में अलग अलग लड़कियों के साथ गुजारी थी। उन्नी कृष्णन तस्वीरें देखते ही समझ चुके होते हैं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। अब क्या करें, और बस यहीं से शुरू होती है CIA की एक जासूस के जासूसी कराने की कहानी। असल में इस केस से पहले हुआ ये था, ये 1985 की बात है। उससे पहले 70s के दौर में CIA को एक भारत में एक जासूस चाहिए था जो भारतीय सारी चीज़ों की जानकारी दे सके अमेरिका, और ये हर देश करता है। तो उस वक्त एक जासूस इनके कब्जे में था, वो था कुमार नारायण। कुमार नारायण थे रॉ में, लेकिन वो तमाम PMO और बाकी दफ्तरों से सारी फाइलें, कीमती इन्फॉर्मेशन चुरा चुरा कर CIA के अपने उस एजेंट को दिया करते थे, और उसको CIA भी ख़रीदता था। लेकिन बाद में उनका भांडा फूट गया, वो पकड़े गए तो जेल गए और साथ ही रॉ की नौकरी गई। तो अब CIA का वो कॉन्टेक्ट टूट गया। अब रॉ में कोई और उनका अपना आदमी नहीं, और वहीं से एक तलाश शुरू हुई। जब तलाश शुरू हुई तो उनकी नज़र कोलंबो में उन्नी कृष्णन पर पड़ी कि यंग, नया नया फोर्स में आया, शौक भी है पार्टी करने का, लड़कियों के साथ घूमने का। तो बस यहीं से उसको जाल में फंसाने का काम शुरू हुआ। पहले CIA के एजेंट ने दोस्ती की, फिर उसको लड़कियों से मिलाया, फिर मुंबई भेजा, फिर सिंगापुर भेजा। ये सारा प्लान का हिस्सा था, और तमाम खुफिया तस्वीरें उसकी खींच ली। और अब वही तस्वीरें टेबल पर उन्नी कृष्णन के सामने। उन्नी कृष्णन की हवा ख़राब, उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी, नौकरी, इज्जत सब गई। तब फिर असली मुद्दे पर आता है वो CIA एजेंट। कहता घबराओ मत, ये तस्वीरें कहीं नहीं जाएंगी, बस इसके बदले में तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा। श्रीलंका में जो भी शांति सेना, पीस फोर्स जा रही है, वहाँ की LTTE तमिल के लिए ये जो भी हो रहा है, तुम्हें इसकी जानकारी देनी है, और कुछ नहीं। और इसके बाद ये सारी तस्वीरें तो मैं वैसे ही जला दूंगा, फेंक दूंगा। अब मजबूरी, ट्रैप में फंस चुका है बंदा, क्या करे। अब उसने धीरे धीरे वहाँ LTTE के ऑपरेशन की जो जानकारी थी पहले वो देनी शुरू की। फिर इसके बाद वहाँ के तमिल के लिए भारत सरकार की जो तमाम खुफिया ऑपरेशन की जानकारी थी वो देनी शुरू की। जो पीस फोर्स, जो तमिल श्रीलंका में भेजा जा रहा था, भारतीय शांति सेना का दल, कितने लोग होंगे, कहाँ कहाँ पोस्टेड होंगे, कहाँ उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, ये सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी। और श्रीलंका सरकार के साथ जो शांति की बातचीत चल रही थी, जो बहुत ही खुफिया थी, उसके बारे में भी लीक करना शुरू किया, क्योंकि ये मेन कड़ी थे कोलंबो में, उसके बाद फिर मद्रास में। तो अब धीरे धीरे ये जानकारी देना शुरू कर दी। जानकारी मिलती रही, को अभी तक बात लीक हुई नहीं। लेकिन फिर अचानक एक बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका की गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन नई दिल्ली आया। अब भारत सरकार के नुमाइंदे और उसमें खुफिया एजेंसी रॉ के लोग बैठे हुए हैं। अब इन्होंने बताना शुरू किया कि हम ये कर रहे हैं। उससे पहले ही श्रीलंकाई जो दल आया था उसने वो सारी जानकारी अपने आप देनी शुरू कर दी।
उसने कहा कि ये आपका ऐसा है, शांति दल में इतने लोग होंगे, ये यहाँ पे होगा, ये डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होगी, ये यहाँ की होगी। अब यहाँ पे हालत ख़राब CIA की भी और सरकारी नुमाइंदों की भी कि ये क्या है, ये तो बड़ी टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं, और ये वहाँ के गवर्नमेंट के जो डेलीगेशन आया वो हमें बता रहा है। फिर इसके बाद कई ऐसी चीज़ें हुई जो श्रीलंका की ऑफिशियल चैनल के थ्रू इन्हें जो जानकारी मिल रही है जो बिल्कुल गोपनीय है। अब जब ये कई बार हुआ तो फिर CIA के कान खड़े हुए और उसे लगा कि ज़रूर कोई है हमारे बीच में जो ये सारी जानकारी यहाँ तक पहुँचा रहा है। तो पहला शक गया मद्रास पुलिस पर, क्योंकि तमिलनाडु में रहकर और उसी मद्रास के थ्रू भारतीय शांति सेना और बाकी चीज़ें हो रही थी, और तमिलनाडु का कनेक्शन। तो अब इसमें यह हुआ कि भाई पता करो, और कमाल ये है कि उन्नी कृष्णन को भी कहा गया कि आप पता करो इसमें कौन कौन पुलिस वाला है। अब वो पता करने लगा, उन्नी कृष्णन को लगा चलो मेरी तरफ से किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन उसके बाद फ़ोन टैपिंग शुरू हुई, फिर सबके वो निकालने लगे कौन कौन कहाँ। फिर ये हुआ कि रॉकी भी अपनी है, क्या ये पता करो कि हमारा कोई बंदा तो नहीं है। तो जो भी इस सारे प्रोसेस से जुड़े हुए थे, श्रीलंका के, LTTE के, शांति सेना के, इन तमाम एजेंट्स की भी अब खुफिया निगरानी की गई और उनके फ़ोन टैप किए गए, उनके डिटेल्स निकाले गए। जब डिटेल्स निकाले गए तो पता चला कि उन्नी कृष्णन किसी अनजान लड़की से बात करते हैं, हाल में सिंगापुर गए, इसके अलावा मुंबई गए, मद्रास में रहने के बावजूद वो मुंबई में थे, और एक CIA एजेंट से इनकी लगातार बातचीत हो रही है। और फिर कई जगह, ये कई बार ऐसी जगह गए जहाँ इन्होंने कुछ फैक्स किया, कुछ सारी चीज़ें भेजी। तब उन्नी कृष्णन रडार पर आ गए। इसके बाद रॉ की टीम लगी और आखिरकार एक बार ये सारे खुफिया दस्तावेज भेजते हुए रंगे हाथ उन्नी कृष्णन पकड़े गए। जब पकड़े गए तो फिर उनको जेल भेजा गया। अब जेल भेजा गया, लेकिन उनका सोर्स कौन, तो पता चला कि ये तो CIA का एजेंट जो एम्बेसी में इस वक्त, जो पहले कोलंबो में था। अब भारत सरकार ने अमेरिकी एम्बेसी को कंप्लेंट की और कहा कि उस एजेंट से भी पूछताछ करनी है। लेकिन इधर इस बीच में उन्नी कृष्णन की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ऐसा हुआ कि उसी CIA एजेंट ने उन्नी कृष्णन को फ़ोन किया और उसने कहा कि फलाने तारीख को मिलो, तुमसे काम है। और जब भी उसने फ़ोन किया, एक तो ब्लैकमेल हो रहा था तो उसको मिलने के लिए आता था वो हमेशा। अब ये जो बताया जो डेट, वो उसकी गिरफ्तारी से नेक्स्ट डे का था। अब चूंकि उन्नी कृष्णन गिरफ्तार हो चुका तो वो उस तारीख पे पहुंचा नहीं। जैसे ही पहुंचा नहीं, CIA के उस एजेंट को लग गया कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की खबर अभी तक लीक नहीं हुई थी, बहुत ही इसको मतलब छुपा कर रखा गया था, गोपनीय था मामला। लेकिन वो तय वक्त पर पहुंचा नहीं, उस एजेंट को अंदाज़ा हो गया कि मामला गड़बड़ है, वो पकड़ा गया। उसी शाम उसने अमेरिका की फ़्लाइट पकड़कर वो निकल गया यहाँ से। जब तक भारत सरकार एम्बेसी को कंप्लेंट करती और उस एजेंट के बारे में कहती कि उससे हमसे पूछताछ करना है, वो अमेरिका जा चुका था। इसके बाद कुछ होना था नहीं। उन्नी कृष्णन को इसके बाद तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन 1 साल के बाद ही उन्नी कृष्णन बरी हो गए। उसकी वजह ये थी कि जासूसी के सीधे जो सबूत थे पुख्ता, वो नहीं मिल पाए। 1 साल के बाद बरी हो गए, लेकिन रॉ से उनको बाहर कर दिया गया। कहते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो शांति सेना और ये सारी चीज़ें जो नाकाम हुई थी, उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये जासूसी थी। अगर ये हनी ट्रैप का शिकार ना होते तो शायद कहानी कुछ और होती। ऐसा ये पहले एजेंट नहीं थे, इससे पहले भी और इसके बाद भी कई एजेंट को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एक ऐसी रॉ के एजेंट पोलैंड में थे, पोस्टेड, और वहाँ पर उनको भी फंसाने की कोशिश की थी हनी ट्रैप में। उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया, पार्टी में बुलाने के बाद ड्रिंक ऑफर किया गया और उस ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ मिला दी गई। जब वो ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गए तो फिर उनकी अश्लील तस्वीरें खींच ली गई लड़कियों के साथ, क्योंकि वो बेहोश हैं। अब तस्वीर खींचने के बाद फिर वो जब होश में आए तो एक रोज़ कुछ एजेंट पहुँचे उनके पास, वो लिफाफा दिया और कहा कि अब देख लो, आप हमारे लिए काम करो। लेकिन वो अफसर बहुत ईमानदार था और उसे ये भी पता था कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। उसने फ़ौरन उस वक्त रॉ के चीफ, जिनको हम भारत में मतलब जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, RN काओ, पता नहीं अभी तक मैंने कहानी सुनाई नहीं, लेकिन ज़रूर सुनाऊंगा। तो उस वक्त रॉ के चीफ थे RN काओ, और ये संस्थापक भी है रॉ के, इन्होंने रॉ खड़ा किया था। तो जब ये तस्वीर का मामला आया और ये ब्लैकमेलिंग की बात आई, तो उस रॉ के एजेंट ने, जो पोलैंड के कैपिटल में पोस्टेड थे, फ़ौरन दिल्ली लौट आए और दिल्ली आने के बाद RN काओ से मुलाकात की और उनसे कहा कि ये तस्वीरें हैं और ये सारी चीज़ें हैं और मुझे एक बुलाकर ड्रिंक ऑफ़र किया गया और उसके बाद ये खींची गई, बाकी आप जांच कर लीजिए। काओ साहब ने जांच कराई, पता चला कि वो सच कह रहा है और उन्होंने उसको पोलैंड से हटा दिया। इस एक इंसिडेंट के बाद फिर कहते हैं कि रॉ ने एक रूल बनाया। रूल ये कि बाहर किसी ऑपरेशन पर रॉ के जो एजेंट हैं
वो सिर्फ उन्हें ही भेजा जाएगा जो शादीशुदा है। जो कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई उनको बाहर की, मतलब देश के बाहर की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये थी कि वो फिर कुंवारे होंगे तो इस तरह के हनी ट्रैप के झांसे में आसानी से आएंगे, शादीशुदा होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इन चीज़ों से वो खुद ही बचेंगे। तो ये रॉ ने एक रूल बनाया और ये कहते हैं कि ये नियम सिर्फ एक शख्स के लिए टूटा था एक बार, और वो थे एक रॉ के काउंटर टेररिज्म डिवीज़न के हेड बी रमन। ये कुंवारे थे और इनको बाहर भेजा गया था क्योंकि इनकी औरा, इनकी साख कुछ ऐसी थी। वरना फिर रॉ का रूल है कि जो शादीशुदा होंगे वही बाहर की विदेशों की पोस्टिंग पे होंगे, कुंवारे यहाँ होंगे।